भारत एक ऐसा देश जो 21वीं सदी में विश्व गुरु बनने का सपना देखता है। प्रधानमंत्री से लेकर हर मंत्री मंच से घोषणा करता है, भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जब हम चांद तक पहुंच चुके हैं, जब हम डिजिटल क्रांति कर चुके हैं, फिर भी क्या वजह है कि भारत की रफ्तार हमेशा किसी अदृश्य दीवार से टकरा जाती है? वो दीवार है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार वो जहर है जो हमारे सिस्टम की नसों में घुल चुका है। यही वजह है कि भारत के सपनों की रफ्तार बार बार रुक जाती है। सड़क बनती है लेकिन उद्घाटन से पहले गिर जाती है। पुल तैयार होता है लेकिन उद्घाटन के दिन टूट जाता है। अस्पताल बनते हैं लेकिन दवाइयां चोरी हो जाती हैं। स्कूल खुलते हैं लेकिन शिक्षक नहीं आते। यह सब इसलिए क्योंकि हर मंजिल के रास्ते में रिश्वत का एक टोल नाका है। लेकिन यह बीमारी नई नहीं है। इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का लोकतंत्र। आजादी के तुरंत बाद ही पहला बड़ा भ्रष्टाचार मामला सामने आया, जीप खरीद घोटाला। सेना के लिए विदेश से जीप खरीदी जानी थी, लेकिन सौदे में पारदर्शिता नहीं रही। यह वही दौर था जब भारत आजाद हुआ था और भ्रष्टाचार ने भी अपनी आजादी मना ली थी। 1950 और 60 के दशक में कई छोटे छोटे घोटाले सामने आए, लेकिन 1980 और 90 के दशक में यह एक महामारी बन गया। हवाला स्कैम ने पूरे देश को हिला दिया। फिर आया बोफोर्स तोप घोटाला, जिसने जनता के भरोसे को तोड़ दिया और देश की राजनीति को पलट कर रख दिया। 2000 के दशक में भ्रष्टाचार जैसे चरम पर पहुंच गया। ऑपरेशन वेस्ट एंड, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट स्कैम ने यह साबित कर दिया कि भारत की राजनीति और नौकरशाही अब एक प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम बन चुकी है। 2009 से 2014 तक, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार थी, तब भ्रष्टाचार की लहर ने कांग्रेस को घेर लिया। 2G, CWG और कोलगेट के मामले रोज अखबारों की सुर्खियां बने रहे। जनता का धैर्य जवाब देने लगा। इसी समय जन्म हुआ उस आंदोलन का जिसने भारत की राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट। अन्ना हजारे की अगुवाई में जंतर मंतर पर एक चिंगारी लगी जिसने देश भर में आग फैला दी। जनता सड़कों पर थी, मोमबत्तियां जल रही थीं, नारे गूंज रहे थे, भ्रष्टाचार हटाओ, देश बचाओ। इस आंदोलन ने सिर्फ जनता को नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को राजनीतिक रूप से जागरूक किया। इसी लहर में एक नया चेहरा उभरा, एक NRI नेता, नरेंद्र मोदी। उन्होंने खुद को एक ईमानदार प्रशासक और भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा के रूप में पेश किया। उनका वादा था, मैं न खाऊंगा और न खाने दूंगा। देश में एंटी इनकम्बेंसी की लहर थी। जनता कांग्रेस सरकार से नाराज थी और नरेंद्र मोदी उस गुस्से की लहर पर सवार होकर सत्ता में आए। 2014 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो करोड़ों भारतीयों को उम्मीद थी कि अब भ्रष्टाचार का अंत होगा। मोदी सरकार ने कहा, अब काला धन विदेशों से वापस आएगा और भ्रष्ट व्यवस्था खत्म होगी। लेकिन 2017 में जब उन्होंने नोटबंदी का ऐलान किया, तो यह भारत के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा प्रयोग बन गया। कहा गया, यह कदम काले धन को खत्म करेगा, नकली नोटों को मिटाएगा और भ्रष्टाचार की जड़ काट देगा। सिद्धांत रूप में यह कदम शानदार था, लेकिन व्यवहार में तंत्र की विफलता ने इसे बर्बाद कर दिया। भ्रष्ट नेटवर्क तुरंत सक्रिय हो गया। कमीशन एजेंट, नकदी जमा नेटवर्क, बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत, मजदूरों के खातों के जरिए धन जमा कराने का नया धंधा। आम आदमी ATM की लाइन में खड़ा रहा, लेकिन जिनके पास करोड़ों थे, उन्होंने फिर रास्ता निकाल लिया। नोटबंदी ने जनता की ईमानदारी को परखा, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम को जरा भी नहीं हिलाया। पिछले 11 सालों में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, बल्कि और संगठित हो गया है। पहले घूस हजारों और लाखों में ली जाती थी, आज सौदे करोड़ों में होते हैं। सरकारी दफ्तरों में अब भ्रष्टाचार रेट कार्ड पर चलता है। किसी ट्रांसफर का, किसी टेंडर का, किसी परमिट का, हर चीज की कीमत तय है। आइए अब देखें, पिछले कुछ वर्षों में किन अधिकारियों और नेताओं के नाम इस भ्रष्टाचार उद्योग से जुड़े पाए गए। ये वो मामले हैं जो पकड़े गए, वरना असली तस्वीर कहीं ज्यादा बड़ी और काली है। पहला,
झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, जिनके घर से आरएस 6 करोड़ नकदी बरामद हुई। खदानों और एमजीएनरेगा योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप। दूसरा, बिहार के आईएएस संजीव हंस, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स मामले में आरोपित। तीसरा, महाराष्ट्र के आईएएस अनिल पवार, वसाई विरार क्षेत्र में आरएस 69 करोड़ की अवैध लेन देन और घूसखोरी के आरोप। चौथा, ओडिशा के आईएएस धीमान चकमा, रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार, घर से नकदी बरामद। पांचवां, असम की पूर्व आईएएस सेवाली देवी शर्मा, आरएस 5 करोड़ के एससीईआरटी घोटाले में नाम। छठा, हरिद्वार भूमि घोटाला, 2 आईएएस और 8 अन्य अफसर निलंबित। सातवां, हरियाणा के आईएएस विजय दाहिया, भ्रष्टाचार में गिरफ्तार। आठवां, पंजाब के आईपीएस हरचरण सिंह भुलार, रिश्वत लेते पकड़े गए। नवां, हरियाणा के आईपीएस वाई पुराण कुमार, आत्महत्या कर ली और पीछे नोट छोड़ा। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और यही मेरी गलती थी। 10वां, आईएएस अभिषेक प्रकाश, जिन पर सोलर प्रोजेक्ट में कमीशन मांगने का आरोप है। राजनीति में भी हालात कुछ अलग नहीं। झारखंड के कांग्रेस सांसद धीराज प्रसाद साहू के घर से 200 करोड़ रुपए नकदी मिली। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर आईआरसीटीसी होटल घोटाले और जमीन के बदले नौकरी के आरोप हैं। कई राज्यों में नेताओं के घरों से कैश के बंडल, सोने के बिस्किट और गहनों के ट्रंक निकलते हैं, लेकिन सवाल वही है, कितनों को सजा हुई? भारत का न्याय तंत्र इतना धीमा है कि अपराधी से पहले जांच अधिकारी रिटायर हो जाता है, गवाह डर जाते हैं या खरीद लिए जाते हैं। चार्जशीट हजारों पन्नों में होती है, जिन्हें पढ़ने में सालों लग जाते हैं। परिणाम, केस ठंडे बस्ते में। इस देश में रूल ऑफ लॉ नहीं चलता, यहां रूल ऑफ पावर चलता है। भ्रष्टाचार ने सिर्फ सरकारी तंत्र को नहीं, बल्कि पूरे समाज को संक्रमित किया है। सरकारी नौकरी अब सेवा नहीं, बल्कि कमाई का माध्यम बन गई है। जो पैसा रिश्वत से कमाया जाता है, वह ज्यादातर नकद में होता है और फिर रियल एस्टेट मार्केट में लगाया जाता है। यही वजह है कि भारत में घरों और जमीनों की कीमतें आसमान छू रही हैं, क्योंकि उनमें काले धन का प्रवाह है। किसी संपत्ति की घोषित कीमत और असली कीमत में हमेशा भारी फर्क रहता है। एक हिस्सा बैंक ट्रांसफर में, बाकी कैश में। इससे काला धन सफेद बनता है और सिस्टम फिर उसी भ्रष्ट पूंजी से पोषित होता है। और सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है? ईमानदार मध्यम वर्ग, जो टैक्स देता है, ईएमआई चुकाता है, पर फिर भी घर नहीं खरीद पाता, क्योंकि रियल एस्टेट का बाजार भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं की पूंजी से चल रहा है। भारत का भ्रष्टाचार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खा रहा है। सड़कें हर साल मरम्मत होती हैं क्योंकि घटिया सामग्री इस्तेमाल होती है। पुल उद्घाटन से पहले गिर जाते हैं। सरकारी अस्पतालों में दवाएं गायब रहती हैं क्योंकि टेंडर में घूसखोरी हुई होती है। तो सवाल उठता है, मोदी सरकार ने इन 11 सालों में क्या किया? उत्तर है, बहुत कम। कानून बने, घोषणाएं हुई, लेकिन सुधार नहीं हुए। लोकपाल अधिनियम बना, पर उसकी दांत नाखून निकाल दिए गए। न्यायपालिका और पुलिस में सुधार नहीं हुआ। नीचे के स्तर पर भ्रष्टाचार और बढ़ गया। हमें यह मानना होगा, नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हैं। उनका शीर्ष मंत्रिमंडल भी बड़े घोटालों से बचा हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने दूसरे वादे, मैं खाने नहीं दूंगा, को निभाने में असफलता पाई है। राज्य स्तर, जिला स्तर, तालुका और ग्राम पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। आज हर सरकारी दफ्तर में रेड कार्ड तय है। अगर भारत को सचमुच विकसित राष्ट्र बनना है, तो उसे अब केवल भाषण नहीं, बल्कि कार्यवाही करनी होगी। सबसे पहले न्यायपालिका और पुलिस सुधार, ताकि भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई तय समय में हो सके। हर आरोपी अधिकारी को तुरंत निलंबित किया जाए, उसकी सैलरी रोकी जाए और दोष सिद्ध होने पर उसकी संपत्ति जब्त हो। रियल एस्टेट में नकद लेन देन पूरी तरह बंद किया जाए। जनता को सशक्त बनाया जाए।
ताकि वह बिना डर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल सके। और सबसे जरूरी, कानून ऐसा बने जो डर पैदा करे, ताकि अगली बार कोई रिश्वत लेने से पहले 100 बार सोचे। चीन जैसे देशों में मंत्री स्तर तक के अधिकारियों को सख्त सजा मिलती है। वहां सिस्टम में डर है, इसलिए व्यवस्था चलती है। भारत में डर नहीं है, क्योंकि सजा नहीं है। अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, तो उसे इस डर को जन्म देना होगा। कानून का डर, जवाबदेही का डर और सबसे ज्यादा जनता की नजरों से गिर जाने का डर, वरना विकसित भारत का सपना सिर्फ मंच के भाषणों में रह जाएगा।